हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ऑलमोस्ट आपके पास 1 मंथ रह गया है, 1 महीने में आपको पूरी तैयारी कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे आपको हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करा दूंगी। अगर टाइम रहा तो मैं प्रीवियस ईयर भी कराऊंगी, लेकिन जिस तरह से मैंने आपको ये 2 सब्जेक्ट पढ़ाए हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में, है ना। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द इंग्लिश पेडागोजी की क्लास स्टार्ट करूंगी मैं। 1 से 2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी इंग्लिश पेडागोजी की क्लास। बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे और मैं ये आपको बता दूं कि इंग्लिश पेडागोजी की क्लास अगर आप मेरी देखोगे तो आप 15 आउट ऑफ 13 या 14 जरूर लेकर आओगे, क्योंकि पिछले सीजन में ये जो पिछला जो आपका सीटेट हुआ था उसमें मैंने बच्चों को जो पढ़ाया था तो बहुत सारे बच्चों को 15 आउट ऑफ 15 भी आया था, किसी को 14 भी आया था, किसी को 13 भी आया था। तो बहुत अच्छे तरीके से हम इंग्लिश पेडागोजी की क्लास 15 दिनों में खत्म कर लेंगे। उसके बाद आपकी रिवीजन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये क्लास बहुत लेट आ रही है, बहुत लंबा गैप हो गया, इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ। क्या हुआ कि बीच में फेस्टिव सीजन हो गया, मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ा। आउट स्टेशन जाना, जहाँ भी मैं गई थी, जो मेरा गांव है वहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम था और वीडियो अपलोड नहीं हो पाए। तो इसके लिए आप सभी से मैं माफ़ी चाहती हूँ, सॉरी फॉर दिस। लेकिन आज से क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल कम्युनिटी, यानी जनजाति, खानाबदोश और अस्थायी समुदाय। किस तरह से आप इस चैप्टर में देखोगे कि ट्राइब्स जो थे, जो जनजाति थे, वो उभर के आए, है ना। उनके बारे में लोगों को जानकारी मिली, किस तरह से कुछ ऐसी ट्राइब्स थी जो एक बहुत बड़ा साम्राज्य को बनाती है ना। तो इस सब चीज़ों को हम देखने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में, है ना। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 जनजाति, खानाबदोश और स्थायी समुदाय, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम मेंडिवल हिस्ट्री जो थी, मेंडिवल हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं क्योंकि क्लास 7 पे हमको मेंडिवल हिस्ट्री ही पढ़नी है ना, मध्यकालीन काल पढ़ना है। तो इसमें आप क्या देख रहे थे कि सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा था, यानी कि समाज बदल रहा था, उसके साथ अर्थव्यवस्था बदल रही थी और पॉलिटी भी चेंज हो रही थी, है ना। तो ये क्या होता है, ये तीनों एक दूसरे पर क्या है, निर्भर करते हैं। आपकी सोसाइटी, आपकी इकोनॉमी, आपकी पॉलिटी, सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अगर आपकी सोसाइटी चेंज होगी तो आपकी इकोनॉमी को भी प्रभाव करेगी। अगर आपकी इकोनॉमी चेंज होगी तो वो किसको प्रभावित करेगी, आपकी पॉलिटी को भी चेंज करेगी। तो ये डेवलपमेंट देखने को मिले, ठीक है। इंडियन सोसाइटी वॉज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वर्ण। और हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, हम देखते आ रहे हैं कि 4 वर्णों में डिवाइडेड था। हम पिछले क्लासेस में भी हमने देखा था कि 4 वर्ण जो थे वो क्या थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, है ना, वैश्य थे और शूद्र थे। तो 4 वर्णों में था। ड्यूरिंग द मेंडिवल पीरियड द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर इंक्रीज। अब इस पॉइंट को आप नोट कीजिएगा कि मेंडिवल पीरियड में हमने क्या देखा कि जो गैप था पुअर और रिच के बीच में, यानी अमीर और गरीब के बीच में जो फर्क था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, है ना, बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। दे वेर हाउएवर सेवरल कम्युनिटी विच डिड नॉट फॉलो द रूल्स लेड डाउन बाय द ब्राह्मण। अब देखिए, जो 4 वर्ण थे उसमें सबसे जो सर्वोच्च पोजीशन पे, जो सर्वोच्च क्या कह सकते हैं, सर्वोच्च अधिकार जिसको प्राप्त था वो क्या थे, ब्राह्मण थे। वही रूल रेगुलेशन बनाते थे, वही ये तय करते थे कि कौन किस वर्ण को अपनाएगा। उनके काम के आधार पर, उनके बर्थ के आधार पर ब्राह्मण ये काम करते थे। तो क्या हुआ ना कि इस मेंडिवल पीरियड में देखा क्या गया कि कुछ ऐसी कम्युनिटी थी, है ना, जो कि जो आप क्या देख सकते हो कि एक यहाँ थी, जो एक यहाँ पर 4 वर्ण वाली कम्युनिटी थी और एक अलग से भी कम्युनिटी थी जो कि ये ब्राह्मण के रूल रेगुलेशन को नहीं मानती थी, है ना। ब्राह्मण रूल रेगुलेशन का बनाने का काम कौन करते थे, ब्राह्मण करते थे, है ना, ब्राह्मण लोग करते थे, जो पंडित लोग हुआ करते थे वो करते थे। तो यहाँ पर उन्होंने 4 वर्णों में तो डिवाइड कर दिया और बहुत सारे रूल रेगुलेशन बता दिए कि कौन सा काम किसका होगा, है ना। लड़ाई करने का काम क्षत्रिय का होगा, है ना, वैश्य क्या काम करेंगे, शूद्र क्या काम करेंगे, ये उन्होंने बता दिया।
लेकिन क्या देखा गया कि ये मेन स्ट्रीम हो गई, है ना। लेकिन मेन स्ट्रीम ये समाज में इसमें बदलाव आ रहे थे, लेकिन क्या देखा गया कि एक और समाज देखने को मिला जो कि क्या करती थी, इनकी एक अलग दुनिया थी, है ना। इनकी एक अलग दुनिया थी और ये लोग क्या थे, ये लोग ब्राह्मण के रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते थे, इनका खुद का अपना रूल रेगुलेशन था, खुद का जीवन जीने का एक तरीका था, है ना। तो ये लोग कौन थे, ये थे ट्राइब्स थे, है ना। ये जनजाति थी, ये नोमेड्स थे। नोमेड्स का मतलब होता है खाना बदोश, एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है ना। और सेटल कम्युनिटी के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। यानी मध्यकालीन में कई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास हुए। भारतीय समाज वर्णों के आधार पर विभाजित था, ये हम पढ़ते आ रहे हैं। मध्यकालीन में क्या आपको देखने को मिला, अमीर और गरीब के बीच में आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिला। हालांकि ऐसे कई समुदाय थे जो ब्राह्मण द्वारा निर्धारित नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, इसलिए इन्हें हम जनजाति कहते हैं, खाना बदोश कहते हैं, और अस्थायी समुदाय शामिल हुए। ठीक है, तो ये था एक आपको इंट्रो कि किस तरह से हम जो ट्राइब्स है ना, जो जनजाति, जो इस चैप्टर का मेन, जो आपका क्या कह सकते हैं सेंट्रल पॉइंट है ना, वो है ट्राइब्स के इर्द गिर्द क्या हुआ, किस तरह से वो एक बड़े किंगडम को स्टैब्लिश करते हैं, उन सब चीज़ों को देखेंगे हम। अहोम किंगडम को देखेंगे, है ना, गोंड्स को देखेंगे कि किस तरह से वो एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करेंगे, वो हम देखेंगे कैसे कैसे इनका डेवलपमेंट होता है, इस पूरे चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या देखेंगे, बियॉन्ड बिग सिटी ट्राइबल सोसाइटी, यानी बड़े शहरों से परे, यानी आदिवासी समाज उपमहाद्वीप में कई समाज ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित सामाजिक नियमों और रीति रिवाज का पालन नहीं करते थे। ये तो हमने देखा कि जो आदिवासी समाज थे, जो ट्राइब्स थे, वो ब्राह्मणों क्या करते थे, ब्राह्मण सारे नियम बनाते थे, तो ब्राह्मणों के नियम को ये फॉलो नहीं करते थे, और ना ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे, है ना। ऐसा नहीं कि जैसे आप मेन स्ट्रीम जो कम्युनिटी थी जिसमें आप 4 वर्ण देख रहे हैं, तो जनजाति लोग में ऐसा कोई वर्ण नहीं था, है ना, वर्ण में डिवाइडेड भी नहीं थे वो, है ना। और वो क्या करते थे, किंगशिप बॉन्ड जो होती है उसको फॉलो करते थे। किंगशिप बॉन्ड का मतलब क्या होता है, जो जनजाति होते थे वो किंगशिप बॉन्ड को फॉलो करते थे। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट करिएगा। तो किंगशिप का मतलब है वो रिश्तेदारी में के बंधन का पालन करते थे, है ना, चाचा भतीजा करते थे, अपने रिश्तेदारों से क्या थे, कनेक्टेड थे, है ना। और उनका अगर ऑक्यूपेशन का बात करें, उनका व्यवसाय क्या था, उनका पेशा क्या था, जो जनजाति लोग थे, जो ट्राइब्स लोग थे, वो क्या करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, कृषि करते थे, हंटर एंड गैदरर थे, है ना। आज भी आप देखोगे कि जो जनजाति है मोस्टली कहाँ रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। जंगल में रहना है तो आपको हंटर गैदरिंग करना है पड़ेगा, शिकार द्वारा एकत्रित। और हडर थे, है ना, हडर का मतलब वो क्या करते थे, पशुपालन करते थे, है ना। तो ये सब काम किसके थे, जो जनजाति थे उनके काम थे। नोट कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप सीटेट जो है आपका स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, दे कंबाइंड देयर एक्टिविटी टू मेक फुल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द एरिया इन विच दे लीव्ड। अब ये जो एक्टिविटी ये करते थे, है ना, हंटिंग एंड गैदरिंग करना, एग्रीकल्चर करना, तो इन पूरी एक्टिविटी को ये कंबाइंड करके चलते थे। जैसे कि मान लीजिए कि खेती का सीजन नहीं है तो हंटर एंड गैदरिंग से अपना पेट भरना, कभी पशुपालन से अपना पेट भर लेना, तो सब एक्टिविटी को कंबाइंड करते थे। जिससे क्या हुआ, जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, है ना, जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, उसका ये बहुत अच्छे से भरपूर प्रयोग कर सके और अपना जीवन को क्या कर सके, व्यतीत कर सके। ये हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं जनजातियों के बारे में, जो ट्राइब्स है उसके बारे में। ठीक है, तो ये लोग ट्राइब्स थे। अब हम देखेंगे कि ट्राइब्स के बारे में और क्या हमें पढ़ना है। तो जनजाति क्या थे, खाना बदोश थे, याद रखिएगा, वो खाना बदोश थे। खाना बदोश को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नोमैड्स थे। नोमैड्स का मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरे स्थान पर ये घूमते रहते थे, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे, है ना। और ये रहते कहाँ थे, अगर आपसे पूछा जाए कहाँ रहते थे, तो ये जंगलों में रहते थे। डेजर्ट एरिया में भी आपको बहुत सारी जनजाति देखने को मिलेगी, यानी रेगिस्तानी एरिया में, है ना, केव्स में रहते थे। कभी कभी वो क्या करते थे, अधिक शक्तिशाली जो लोग थे, जो मेन स्ट्रीम में अधिक शक्तिशाली लोग हैं, है ना, जाति आधारित समाज से टकराते थे। अधिक शक्तिशाली जाति आधारित समाज का मतलब क्या है, जाति आधारित समाज जो मेन स्ट्रीम थी, जहां पे आपको राजपूत देखने को मिलेंगे, जहां पे आपको ब्राह्मण देखने को मिलेंगे, जहां पे आपको वैश्य देखने को मिलेंगे, जहां पे आपको
शूद्र देखने को मिलेंगे। उन लोगों से ये क्या करते थे, टकराते थे। अब ये शूद्र हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, तो ये शूद्र वगैरह से नहीं टकराते थे। तो आपको जो ब्राह्मण हो गए, जो क्षत्रिय हो गए, उनसे ये टकराते थे। यहाँ पे अधिक शक्तिशाली का मतलब है कि अधिक शक्तिशाली जो 4 वर्ण थे उसमें ये दोनों ज्यादा माने जाते थे, तो उनसे टकराते थे, इनका क्लैश होता था, है ना। क्योंकि क्या करते थे, कभी ये इनकी बातों को तो मानते नहीं थे, तो वहां पे क्लैश तो होना ही है, ठीक है। तो विभिन्न तरीकों से जनजातियों ने अपनी स्वतंत्रता बनाई रखी, यानी इनको अपनी समाज में इंटरफेयर करने नहीं दिया जनजातियों ने, किसको, ब्राह्मण को, है ना। और अपनी अलग संस्कृति को संरक्षित रखा, और अपनी संस्कृति को संरक्षित रखा। देखिए क्या होगा कि जब 2 कल्चर मिलेंगे ना, तो इस कल्चर में भी थोड़ा बहुत चेंजेस आएंगे और इस कल्चर में भी चेंजेस आएंगे, लेकिन जनजातियों ने एक क्या बना के रखा, एक डिस्टेंस को मेंटेन किया, इनको इंटरफेयर करने नहीं दिया और अपनी संस्कृति को बना के सुरक्षित रखा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि लेकिन जाति आधारित और आदिवासी समाज भी अपने विविध आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे पर निर्भर थे। अब क्या है, ये कैसे निर्भर होंगे, अब ये जो है जंगल में ये रहते थे, तो जंगल में रहेंगे तो जंगल से जो भी चीजें प्राप्त होंगी, जो भी आपको संसाधन प्राप्त होगा, तो जो राजपूत समाज थी, है ना, जो क्षत्रिय समाज थी, जो ब्राह्मण समाज थे, उनको जंगल वाली चीजें देने का काम कौन करेगा, ये ट्राइब्स ही तो करेंगे। अब जंगल में हनी निकालना है ना, मध निकालना है, या जंगलों के फ्रूट्स हो गए, बहुत सारी जंगली ऐसी चीजें होती हैं, औषधियां होती हैं, तो उसको प्रोवाइड कौन कराता था, ये आदिवासी ही देते थे। तो इस तरह से इनका कांटेक्ट बढ़ा, है ना, इन लोगों में कांटेक्ट बढ़ा। ये मेन स्ट्रीम थी जहाँ पे जाति आधारित थी और ये लोग थे ट्राइब्स, तो इन दोनों में कांटेक्ट बढ़ा। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्वतंत्र थे ये, यहाँ पर लिखा है कि लेकिन जाति आधारित और आदिवासी समाज भी अपने विविध आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे पर निर्भर थे। अब देखिए, अब इनको क्या चाहिए, खाना चाहिए, है ना, दाल चावल चाहिए, तो वो किस पे, यहाँ पे ये सेटल कम्युनिटी थी। सेटल कम्युनिटी का मतलब यहाँ पे ये लोग खेती कर रहे थे, तो इनको ये चाहिए था और इनको जंगल का सामान चाहिए था। तो इस आवश्यकताओं के कारण, है ना, नीड के कारण एक दूसरे से ये क्या हुए, जुड़े भी, क्लैश भी होता था और जुड़ते भी थे। संघर्ष और निर्भरता के इस रिश्ते को धीरे धीरे दोनों समाज में बदलाव ला दिया गया। अब क्या हुआ, कभी टकराव हो रहा है, कभी मिलाप हो रहा है, तो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे दोनों समाज में बदलाव आया। इसमें भी कुछ बदलाव, चेंजेस देखने को मिला। अब मैं आपको सिंपली ये बताती हूँ कि जैसे आप हो बिहार के, आप चले गए महाराष्ट्र में रहने, और महाराष्ट्र में का कल्चर को आपने क्या किया, देखा, है ना, तो वहां पे अपने कल्चर के बारे में बताया, तो क्या हुआ, इंटरमिंगलिंग होता है ना। इंटरमिंगलिंग का मतलब है आप अपने कल्चर को वहां पे बता रहे हो, उसके कल्चर को एक्सेप्ट कर रहे हो, यहाँ पे कल्चर एक्सचेंज होता है। वही हुआ, धीरे धीरे दोनों समाज में क्या हुआ, चेंजेस आए, है ना। तो आज आप बिहार के हो तो आप महाराष्ट्र के लोग को लिट्टी चोखा खिला रहे हो और महाराष्ट्र के लोग आपको पाव भाजी खिला रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये संस्कृति क्या क्या हो रहा है, एक्सचेंज होता है और धीरे धीरे समाज में बदलाव आता है ना। तो इसलिए आप देखोगे कि बहुत सारे कल्चर, आज छठ पूजा जो अभी रिसेंटली बीता है, तो आप देखोगे कि बहुत जगह छठ पूजा सेलिब्रेट होने लगा है। क्यों, क्योंकि संस्कृति का अदला बदली हो रही है, ठीक है, समझ में आ रही है। बस यही है, समाज में परिवर्तन कैसे आता है, जब 2 अलग तरह के समाज जुड़ते हैं, उससे एक अलग तरीके का समाज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा हु वेयर ट्राइब्स पीपल। ये जो जनजाति लोग थे, ये थे कौन। सबसे पहले तो आपको ये चीज नोट करना है कि इनका कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं था, है ना, कोई भी लिखित दस्तावेज इनका नहीं था, रिटन रिकॉर्ड नहीं था। क्योंकि देखिए, ये तो मेन स्ट्रीम जो आपकी वर्ण व्यवस्था थी, जहाँ पे क्षत्रिय थे, जहाँ पे ब्राह्मण थे, उनके साथ तो इनका कोई कनेक्शन नहीं रखते थे ये। अब जो ब्राह्मण लोग थे वो अलग से क्या करते थे, अब जो भी संस्कृति है, उनकी जो कल्चर है, उसको क्या करते थे, लिखित रूप में रखते थे, है ना। जो कवि थे, जो लेखक थे, वो लिखित। लेकिन यहाँ पर तो इन लोगों को कोई मतलब नहीं था लिखित से, तो इनके कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं थे। लेकिन इन्होंने अपनी जो रीति रिवाज है, जो इनकी मौखिक परंपरा है, उसको संरक्षित रखा, है ना। इन्होंने अपने कल्चर को क्या किया, इधर उधर जाने नहीं दिया, उसको क्या किया, प्रिजर्व करके रखा, है ना। बट दे प्रिजर्व रिच कस्टम एंड ओरल ट्रेडिशन। इन्होंने अपने रीति रिवाज और मौखिक परंपरा को ही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या किया, ट्रांसफर किया, है ना। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो ट्राइब्स लोग थे, उनका कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है। वो अपने ओरल कस्टम को, ओरल रिच कस्टम को, ओरल ट्रेडिशन को 1 जनरेशन टू
अदर जनरेशन क्या करते गए, ट्रांसफर करते गए, है ना। ये हर नई पीढ़ी को क्या किए, ट्रांसफर किया उन्होंने। वर्तमान इतिहासकारों ने आदिवासी इतिहास लिखने के लिए ऐसे मौखिक परंपराओं का उपयोग करना शुरू किया। अब क्या है कि क्या हुआ, धीरे धीरे अब समाज में बदलाव आ रहा है, तो जो इतिहासकार है, जो हिस्टोरियन है, उनकी मौखिक परंपरा को, जो उनका उनके डांस हैं, जो उनके डांस फॉर्म है, जो उनका कल्चर है, उनको वो देखा, एब्जॉर्व किया, है ना, और उसको अब लिखना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि दे वेयर पास टू ईच generation. Present day historian have begin to use such oral tradition to written write tribal history, है ना। तो देखिए जनजातियों की जो कल्चर है, जनजातियों का जो ट्रेडिशन है, उसको प्रिजर्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम, Who were tribes people? अब आपको देखना कि आदिवासी लोग थे कौन, यानी कहाँ कहाँ रहते थे। ये आपकी एनसीईआरटी बताती है कि एनसीईआरटी आपकी बता रही है कि ये लोग कहाँ कहाँ रहते थे, कहाँ कहाँ जनजाति आपको देखने को मिली। तो ट्राइब्स वे आर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ सब कॉन्टिनेंट। यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात हो रही है। इंडिया और आसपास की जो भी कंट्री है उसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं कि यहाँ पर आदिवासी की अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग प्रकार देखने को मिले। कहाँ कौन से प्रकार मिले, कहाँ कौन सी जनजाति मिली, वो हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं पंजाब से। तो पंजाब में हमें क्या देखने को मिला, खोखर्स एंड गक्कर्स, है ना। खोखर्स एंड गक्कर जो ट्राइब्स थे वो कहाँ रहते थे, पंजाब वाले एरिया में। अब पंजाब वाले एरिया में ऐसा नहीं कह सकते जो इंडिया वाला पार्ट है, जो पाकिस्तान वाला पार्ट है, वहां पर भी आपको देखने को ये जनजाति मिलेगी। क्या नाम है, खोखर्स एंड गक्कर्स, याद रखिएगा। आपसे पूछ सकता है कि खोखर्स एंड गक्कर्स किस एरिया में पाई गई जनजाति थी, ठीक है। अब इसमें आपको एक नाम आपकी एनसीईआरटी बताती है कि कमाल खान गक्कर्स। यहाँ पे उनके प्रमुख में एक कमाल खान गक्कर्स का नाम का जिक्र है, आपकी एनसीईआरटी करती है, जो सम्राट अकबर द्वारा एक कुलिंग मनसबदार बनाए गए एक नोबल्स थे, है ना, एक मनसबदार थे। यानी कमल खान गक्कर कौन थे, एक जनजाति से बिलोंग करते थे, है ना। गक्कर जनजाति से बिलोंग करते थे, और ये क्या थे, जो अकबर थे उनके एक मनसबदार थे। इसका मतलब है कि ये इनका नाम अगर आया है तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि यहाँ पे ट्राइब्स जो है अपनी कम्युनिटी से बाहर आ रहे हैं और एक अपने आप को स्टैब्लिश कर रहे हैं। यहाँ पे अगर वो मनसबदार सब लोग थोड़ी ना होते थे, आपको मैंने पिछले चैप्टर में बताया था कि मनसबदार कौन होते थे अकबर के टाइम में। तो मनसबदार कौन था, कमल खान गक्कर। अब ये कमल खान गक्कर मनसबदार बन गया, यानी कि इसकी शक्तियां बढ़ रही हैं, है ना। यानी ये अपने आप को स्टैब्लिश कर रहा है। यानी कि कहने का मतलब है कि ट्राइब्स जो है वो एक जो लिमिटेड एरिया है उससे निकलकर ये मेन स्ट्रीम जो समाज थी, जहाँ पे जाति आधारित समाज है, उसमें क्या कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं और अपने आप को शक्तिशाली बना रहे हैं। और ऐसे ही आप देखोगे कि धीरे धीरे आपको एक किंगडम दिखेगी, एक दो किंगडम आपको देखने को मिलेगी। आपकी एनसीईआरटी ने बताया है, जैसे अहोम किंगडम को हम देखेंगे, जैसे हम गोंड को देखेंगे कि किस तरह से ये शक्तिशाली हुए, है ना। अब देखेंगे मुल्तान में, आपको पंजाब में समझ में आया खोखर्स एंड गक्कर्स। उसके बाद आप मुल्तान एंड सिंध में देखोगे। मुल्तान कहाँ है, आपका पाकिस्तान है, और सिंध एरिया पाकिस्तान में है। आपको लहांग और अरगुन और लहांग दो आपको देखने को मिलेंगे। लहांग, लंगा और अरगुन, ये दो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, मुल्तान और सिंध में। और बलूचिस्तान जो एरिया है पाकिस्तान का, एकदम जो पश्चिमी एरिया है, वहाँ पे बलूचिस्तान है, वहाँ पे बलूची नाम की जनजाति आपको देखने को मिलेगी। अब वेस्टर्न हिमालय में अगर आएंगे, अभी हम मैप में आपको दिखाऊंगी कहाँ कहाँ है, ठीक है ना। अब वेस्टर्न हिमालय में आएंगे तो आपको एक शेफर्ड जनजाति मिलेगी, जिसको हम बोलते हैं शेफर्ड। क्या होते हैं, जो कि भेड़ बकरियों को पालते हैं ना। उस जनजाति का नाम है गद्दी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गद्दी जनजाति कौन से एरिया में पाई जाएगी, तो वेस्टर्न हिमालय यानी पश्चिमी हिमालय में गद्दी नाम की चरवाहा जनजाति रहती थी, है ना। गद्दी कहाँ थी, वेस्टर्न हिमालय में चरवाहा जनजाति थी, जिसको हम गद्दी के नाम से जानते हैं। समझ में आ रही है बात। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, और कौन कौन सी जनजाति कहाँ मिलेगी। नॉर्थ ईस्ट एरिया में आइए, आपको आसाम हो गई, है ना। आपका जो मणिपुर, मिजोरम, मेघालय वाला जो एरिया है, वहां पे आपको देखने को मिलेगी पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू वाज इंटायरली डोमिनेटेड बाय ट्राइब्स,
वहाँ पे अभी भी आपको बहुत ज़्यादा ट्राइब्स की कम्युनिटी देखने को मिलेगी। जैसे नागालैंड में आपको देखने को मिलेगा नागा जनजाति, है ना। अहोम किंगडम स्टैब्लिश होगा, है ना, और मेनी अदर। उपमहाद्वीपों में उत्तर पूर्वी भाग में पूरी तरह से जनजाति नागा अहोम जनजाति आपको देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र के पहाड़ी इलाके में और कर्नाटक में आपको कोली, ठीक है ना। कोली कहाँ मिलेगी? आपको गुजरात में भी दिखेगी, आपको महाराष्ट्र में भी दिखेगी कोली जनजाति, और कर्नाटक में भी दिखेगी। बेराड मिलेगी। ये सब आपको कर्नाटक में बेराड और कोली, महाराष्ट्र में कोली और गुजरात में कोली जनजाति आपको देखने को मिलेगी। साउथ में अगर आ जाइए आपको तो यहाँ पे कोरागा, ठीक है, वेतार और मारवाड़, ये आपको जनजाति आपको साउथ में देखने को मिलेगी। भील भी बहुत लंबी चौड़ी जनजाति आपको देखने के लिए मिलेगी पश्चिमी और मध्य भारत में, यानी सेंट्रल इंडिया में, और आपको पश्चिमी यानी वेस्टर्न इंडिया में आपको भील जनजाति देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि कौन सी जनजाति कहाँ आपको देखने को मिलेगी। गोंड जनजाति, ये गोंड किंगडम आपको स्टैब्लिश होगा, आपको कहाँ दिखेगा? गोंडवाना लैंड में, है ना, गोंडवाना एक जगह है वहां पे। अब ये कहाँ मिलेगी गोंड? आपको छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में आपको गोंड जनजाति देखने को मिलेगी। याद रखिएगा कौन कौन सा स्टेट है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, है ना। अब बिहार और झारखंड में चेरो मिलेगा, है ना। चेरो जनजाति बिहार और झारखंड में, और उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा मुंडा और संथाल। मुंडा और संथाल आपको उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। ये जनजाति के नाम है जो कि अलग अलग एरिया में आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है कि अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेरो पर हमला किया। चेरो कहाँ है? बिहार झारखंड में है। चेरो पर हमला किया और उन्हें हरा दिया। उनसे बड़ी मात्रा में लूटपाट की गई, लेकिन वे पूरी तरह से पराजित नहीं हुए। औरंगजेब के अधीन मुगल सेना ने कई चेरो किलों पर कब्जा कर लिया और जनजाति को अपने अधीन बना दिया। अब देखिए, कोई भी एक बड़ा किंगडम अगर किसी छोटे किंगडम पर हमला कर रहा है, जैसे चेरो पर अकबर के सेनापति मान सिंह क्या थे? मनसबदार थे, सबसे बड़े मनसबदार थे अकबर की सेना के। तो हमला किया, इसका मतलब है कि इनको थ्रेट था, इनको डर था कि ये बड़े हो रहे थे, यहाँ पे जनजाति बड़ी हो रही होगी। तो अब जब देखते हैं कि दुश्मन बड़ा हो रहा है, कोई ऐसी जनजाति जो अपने आप को बहुत ज्यादा स्टैब्लिश कर रही है, तो उसको दबाते हैं लोग। स्टार्टिंग में ही उसको क्या करते हैं कि दबाने की कोशिश करते हैं ताकि ये बहुत बड़ा ना बन जाए। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि कैसे चेरो जनजाति को अकबर के सेनापति मान सिंह ने 1591 में हराया, ठीक है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि अकबर के सेनापति मान सिंह ने किस जनजाति को हराया और कब हराया? तो 1591 में चेरो जनजाति को हराया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे अब मैं मैप में बता दूं, यहाँ पे आप देखिए लंगास, खोकर्स, पंजाब में गक्कर्स, ठीक है। यहाँ पे भील आपको देखने को मिलेगा। कोली, यहाँ पे मैंने क्या बोला, महाराष्ट्र में भी आपको कोली देखने को मिलेगा, गुजरात में भी दिखेगा, और यहाँ कर्नाटक में भी आपको कोली देखने को मिलेगा। फिर गोंड जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका एक क्लोज लुक लेंगे हम यहाँ पे अहोम, है ना। अहोम क्या थे? जनरली ये कहाँ से आए थे? आपको म्यांमार से आए थे और ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर ही आके बस गए थे, है ना। तो अहोम आपको यहाँ पे संथाल दिखेगा, मुंडास दिखेगा, है ना। मुंडास दिखेगा आपको कहाँ पर? आपके उड़ीसा और पश्चिम बंगाल वाले एरिया में आपको दिखेगा। तो ये सब जनजाति, गोंडवाना इस एरिया को कहा जाता था जहाँ पे गोंड जनजाति रहती थी। तो ये आप देख लेना, मैप में याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्ट एंड हायरार्ची। यहाँ पे बदलते समाज, नई जनजाति और पदानुक्रम को हम देखेंगे। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरत बढ़ी, नए कौशल वाले लोग की जरूरत बढ़ी। अब देखिए, आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है ना, आपकी समाज मजबूत हो रही है, समाज में बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो आपको क्या होगा? आपके बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी, है ना। अलग अलग काम करने वाले लोगों की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि स्मॉल कास्ट और जाति इमर्ज विद इन वर्ण। अब स्मॉल कास्ट और जाति वर्णों में क्या हुए? उभर के आए, है ना, वर्ण में उभर के आए। फॉर एग्जाम्पल, न्यू कास्ट अपीयर अमंग द ब्राह्मण। ब्राह्मण में भी बहुत सारी जातियां, अब ब्राह्मण थे उसमें भी बहुत सारी अलग अलग जातियां हो गई। मतलब क्या है कि ब्राह्मण में भी क्या होता है कि हम इस तरह के ब्राह्मण हैं, हम ये वाले ब्राह्मण हैं, हम ऐसे वाले ब्राह्मण हैं, हम बहुत उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं। तो इस तरह से आपको डिवीजन देखने को मिलेगा, है ना।
जैसे जैसे समाज में व्यवस्था। अब आपको स्मॉल कास्ट और जाति इमर्ज हुई, वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरी, है ना। अब वर्ण वर्ण की जो बात हो रही है ना, जैसे ब्राह्मण में भी अलग अलग, अब क्षत्रिय में भी, जैसे मान लीजिए कि ये क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय में क्या आपको देखने को मिला, क्षत्रिय में भी अलग है भाई, हम चौहान हैं, हम परमार हैं, हम सिसोदिया हैं, ये है, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे वही ब्राह्मणों के बीच कई जनजाति उभरी, दूसरी ओर कई जनजाति और सामाजिक समूह को जाति आधारित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जाति का दर्जा दे दिया गया। अब क्या था कि जो जनजाति लोग थे वो क्या चाह रहे थे कि हम भी मेन स्ट्रीम में शामिल हों। कुछ लोग, सबकी बात हम नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग क्या चाहते थे कि हम भी मेन स्ट्रीम में शामिल हो, हमें भी एक जाति का दर्जा दिया जाए, है ना। तो कोई भी मान लीजिए कि ये अगर आपका ये जनजाति लोग हैं और ये मेन स्ट्रीम में शामिल होना चाह रहे हैं, तो ये थोड़ी ना कि ये शूद्र में शामिल होंगे, ये तो कोशिश करेंगे या तो हमको ब्राह्मण का दर्जा दे दिया जाए या तो हमें क्या कर दिया जाए, क्षत्रिय का दर्जा दिया जाए। और यहाँ पे जो मेन रोल प्ले कर रहा था वो कौन था, ब्राह्मण था। ब्राह्मण ही तय कर रहा था कि किसको कौन सी जाति दी जाएगी। तो ये जो जनजाति लोग थे, है ना, तो वो शामिल होना चाहते थे ये वर्ण व्यवस्था में। ये जो जातियां हैं ये चाह रहे थे कि हमें भी एक जाति दे दी जाए। तो ये ब्राह्मण को खुश करते थे। कैसे खुश करते थे, लैंड दे के, गिफ्ट दे के खुश करते थे और खुश करते थे, और ब्राह्मण उनको एक जाति का जाति में शामिल कर लेते थे। ये आपको इस पूरे चैप्टर में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि दूसरी ओर कोई जनजाति और सामाजिक समूह को जनजाति आधारित समाज में शामिल किया गया और उन्हें जाति का दर्जा दिया गया। विशिष्ट कारीगर, स्पेशलिस्ट आर्टिसन भी आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे जाति में आए, जैसे लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री, आपको ब्लैक स्मिथ, आपको कारपेंटर, आपको मेशंस देखने को मिलेंगे, है ना। ब्राह्मण द्वारा अलग जाति के रूप में मान्यता दी गई, है ना। अब मान लीजिए कि जनजाति के लोग, कुछ लोग लोहार होंगे, कुछ लोग बढ़ई होंगे, कुछ लोग राजमिस्त्री होंगे, तो उन लोग को एक अलग जाति का रूप में क्या कर दिया गया, रूप दे दिया गया, ठीक है। और यहाँ पे जाति समाज में संगठित कर आधार बना लिया गया, यहाँ पे बताया जा रहा है। लेकिन ये जो थे, जो छोटे, जो मतलब जो जनजाति थी, ठीक है ना, जो जनजाति थी, जो छोटे जनजाति वाले लोग थे, उनको ये छोटे पद मिले। लेकिन जो शक्तिशाली जनजाति थे उन्होंने क्या मांगा, भाई हमें राजपूत बना दो, हमें क्षत्रिय बना दो, हमें ब्राह्मण बना दो, ब्राह्मणों से बोला, ठीक है। तो ये चीज़ हम आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिल रहा है, ठीक है। 11th एंड 12th सेंचुरी में क्या हुआ वो हम देखेंगे। एमंग क्षत्रिय, क्षत्रिय कौन होते थे, जो लड़ाई करते थे, जो युद्ध का नेतृत्व करते थे, वो क्षत्रिय होते थे। तो न्यू राजपूत क्लेन बिकम पावरफुल, कुछ राजपूत क्लेन जो थी, है ना, वो क्या हुए, नए राजपूत वंश शक्तिशाली बन गए। जैसे आपको हुन्स देखेंगे, चंदेल्स देखेंगे, चालुक्यास देखेंगे, ये पहले जनजाति थे लेकिन ये शक्तिशाली हुए। शक्तिशाली होने के बाद डिमांड करने लगे ब्राह्मण से, ब्राह्मण को पैसा देने लगे, ब्राह्मण को लैंड देने लगे, ब्राह्मण को क्या देने लगे, गिफ्ट्स देने लगे, और उन्हें राजपूत क्या बना दिया, राजपूत जाति में, क्षत्रिय जाति में शामिल कर लिया गया। तो ये जो आपको चंदेल देखने को मिलेंगे, हुन्स देखेंगे, चालुक्य, ये क्या थे पहले, ये पहले क्या थे, जनजाति थे। तो किस तरह से एक शक्तिशाली, कैसे ट्राइब्स जो है राजपूत कम्युनिटी में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है, वो आपको देखने को। रिजल्ट क्या हुआ, आपको परिणाम क्या देखने को मिले, राजपूत वंशों ने शासकों के पद पर आसीन होने पर आदिवासी लोगों को एक मिसाल कायम हुआ। अब क्या देखा गया कि जैसे ये आदिवासी लोग हैं, आदिवासी लोग जिसको ट्राइब्स को हम बोल रहे हैं, अब ये आदिवासी लोग हैं, इन्होंने क्या दिखा कि कुछ शक्तिशाली लोग जो हैं वो तो अब राजपूत बन गए हैं, उनको जाति एक मिल गई है, एक क्षत्रिय जाति के रूप में वो क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए हैं। तो ऐसे उन लोग को क्या मिला, एक मिसाल मिला, उनको एक रास्ता मिला कि धीरे धीरे हम भी क्या कर सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। तो धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन में कई जनजाति जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई। तो ये लोग भी डिमांड करने लगे कि भाई हमें भी बनना है। तो किसी को आपको ब्लैक स्मिथ बना दिया गया, यानी किसी को लोहार बना दिया गया, किसी को बढ़ई बना दिया गया, है ना। तो इस तरह से आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ओनली द लीडिंग ट्राइब्स फैमिली वुड ज्वाइन द रूलिंग क्लास। रूलिंग क्लास का हिस्सा कौन बनी, केवल अग्रणी जनजाति परिवार ही शासन वर्ग की में शामिल हुआ। शासन वर्ग में शामिल कौन होता है, जैसे शासन कौन करता है, क्षत्रिय।
तो क्षत्रिय में शामिल कौन हुआ? जो रूलिंग थे, जो अमीर ट्राइब्स थे, जो अमीर जनजाति थी वही हुई, है ना। और जो छोटे जनजाति थे, मेजोरिटी ज्वाइन द लोअर जाति कास्ट, और जो छोटे थे वो लोअर जाति है, जो मैंने अभी आपको बताया। समझ में आया? तो आपसे ये सब चीज़ें पूछी जा सकती है। हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लिव्ड, यानी जो ये घूमते थे, ये नोमैड्स थे, ये खाना बदोश लोग थे, ये कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो ये सबसे पहले आपको देखना है कि जो नोमैड्स होते थे, जो खाना बदोश होते थे, वो एक तो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते थे, बहुत दूर दूर तक यात्रा करते थे। इनका फूड क्या था? इनका खाना क्या था? ये मिल्क पर, दूध पर, डेयरी प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट रहते थे, क्योंकि इनके साथ क्या होते थे? जानवर होते थे। तो जानवर देखिए, ये अस्थायी तो थे नहीं, एक जगह तो रहते नहीं थे। जो लोग एक जगह रहेंगे वही तो खेती करेंगे ना, तो वही तो अनाज पे डिपेंडेंट रहेंगे, लेकिन ये तो घूमते रहते थे। जब ये घूमेंगे तो इनके साथ इनके जानवर भी घूमेंगे। इनके जानवर घूमेंगे तो जानवर से जो भी इनको प्रोडक्ट मिलेगा, जैसे मिल्क मिलेगा, डेयरी प्रोडक्ट में आपका घी हो गया, आपकी आपकी दही हो गई, ये सब पे ये डिपेंडेंट थे। तो इनका फूड यही था। एक्सचेंज वुड, वुल एंड घी विथ सेटल कम्युनिटी। अब क्या था इनके पास? देखिए, आपके पास जो रहेगा वही तो आप दूसरे को दोगे ना। तो ये जो ट्राइब्स लोग थे, जो ये खाना बदोश लोग थे, ये क्या करते थे? एक्सचेंज करते थे, अदला बदली करते थे गुड्स का। यहाँ पे गुड्स का मतलब है सामान से, है ना, किसी भी चीज से। तो गुड्स को एक्सचेंज करते थे। अब इनके पास जानवरों की ऊल होती थी, है ना, घी होता था, इसको एक्सचेंज करते थे सेटल कम्युनिटी के ग्रेन से। अब ये जो है खाना बदोश लोग हैं, ये मूव कर रहे हैं, हर जगह आपको इनको देखने को मिलेगी सेटल कम्युनिटी। तो ये जहाँ जहाँ जाते थे, मान लीजिए इस समाज में गए, ये सेटल कम्युनिटी है, जो सेटल कम्युनिटी रहेगी वो खेती करेगी, ठीक है। तो इनसे ये अनाज ले ली, किसी कहीं चावल ले लिया, कहीं से इन्होंने क्या ले लिया? दाल ले लिया। और बदले में ये क्या देते थे? घी देते थे, क्योंकि इनके पास जानवर थे, क्योंकि इनके पास भेड़ बकरियां थी, तो इनके पास वुल भी था, इनके पास घी भी था। तो इससे ये अदला बदली करते थे, एक्सचेंज करते थे, है। अब ये और क्या करते थे? इनके पास ऊंट भी होता था, तो ये गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करते थे, है ना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड विद द हेल्प ऑफ एनिमल। अब यहाँ पे आपको दिखेगा कि ऊंट पर ये सामान रख के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का भी काम कौन करते थे? ये नोमैड्स लोग, है ना, जो कि वॉन्डरिंग लोग थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। बंजारा, अब ट्राइब्स की एक, नोमैड्स की एक कम्युनिटी है जिसका हम यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, बंजारा है। बंजारा लोग, अभी आप बोलते हो ना कि ये अरे भाई, आप देखोगे शहरों में किसी एक कोने में आपको बंजारा कम्युनिटी दिखेगी, है ना। हम लोग बोलते हैं ना, अरे ये बंजारा है, औषधि बेचते हुए आप बहुत बार देखोगे, है ना। तो ये बंजारा लोग के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है कि ये बंजारा लोग थे कौन। सबसे पहले ये बंजारे थे, नोमैड्स ट्राइब थे, ये खाना बदोश जनजाति थी, ठीक है। खाना बदोश जनजाति जो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है अपने किसके? अपनी रोजमर्रा की जरूरत को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो ये जो बंजारा लोग थे, ये क्या थे? नोमैड्स ट्राइब थे, जो एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे थे। उसके बाद यहाँ पे एक चीज मेंशन कीजिएगा, जो इनकी कारवां होती थी, जिसको हम कारावेन कहते हैं, है ना, कारवां, जो कि क्या दिक्कत है? अपने पूरे जानवर के साथ मूव कर रहे हैं, जानवरों पे आपके खाने की चीजें लदी हुई हैं, है ना, तो उसको हम बोलते थे टंडाज। याद रखिएगा, टंडाज कहा जाता है कारवां को या कारावेन को, ये टंडाज बोलते थे। अब मॉडर्न कारावेन आ गया है, जो आप स्वदेश फिल्म में देखा होगा आपने, जो शाहरुख खान लेके चलते हैं, तो वो आप मॉडर्न कारावेन है। लेकिन कारवां से आपको कारावेन देखने को मिलेगा। तो कारावां जो था उसको क्या बोलते थे? टंडाज बोलते थे, ठीक है। अब यहाँ पे दिखा है कि दिल्ली सल्तनत अलाउद्दीन खिलजी और मुगल शासक जहांगीर के काल में यह बंजारे सामान को और अनाज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते थे, और साथ ही सैनिकों को खाना भी मुहैया कराते थे। अब इन बंजारों के बारे में बताया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी और मुगल शासक जहांगीर के काल में क्या देखा गया है कि ये अनाज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे। साथ ही सैनिक होते थे, राजा हैं भाई, दिल्ली सल्तनत के राजा अलाउद्दीन खिलजी हैं, मुगल शासक जहांगीर है, तो इनके सैनिक भी हुआ करते थे। तो इनके सैनिक को क्या करते थे? ये खाना मुहैया कराते थे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अपने जानवरों पे लाद के सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे। अब इन बंजारों का काम क्या था? सबसे पहला काम आपको समझ में आ गया, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन करते थे, एक जगह से दूसरी जगह सामान को पहुंचाना। दूसरा ये थे पेस्टोरल थे, ये देहाती लोग थे, है ना, पेस्टोरल थे। उसके बाद आप क्या देखोगे? ये पेटी पैडलर्स थे। पेटी पैडलर्स का मतलब होता है छोटे छोटे फेरी वाले होते हैं ना, पेटी पैडलर्स उसको बोलते हैं। फेरी वाले होते हैं, छोटे छोटे सामान को बेचते हैं, एक डोर टू डोर जाके, फेरी वाले वो थे, ठीक।
फिर ये क्या थे, मेंडिकेंट्स थे, एक्ट एज ए वंडरिंग मंचर, ये क्या थे, भीख मांगते थे, है ना, भिक्षुक थे, घूमकर व्यापारियों की तरह काम करते थे, है ना। और ये क्या थे, एंटरटेनर थे। आप एंटरटेनर यानी मनोरंजन भी प्रोवाइड करते थे। जैसे आप कभी कभी देखोगे गांव वगैरह या मेले वगैरह में आप देखोगे इस तरह से स्टैंड करके लड़कियां या बच्चे क्या करते हैं, इस पर चलते हैं, है ना, अपने पैरों की सहायता से। तो एक तरह का वो क्या करते थे, कारनामा करते थे, तो एंटरटेनर भी थे, है ना। तो ये किसके बारे में हम बता रहे हैं, बंजारों के बारे में। अभी भी आप देखोगे कि आपको बंजारों की दिखेगी कि वो एक छोटा सा आपने देखा होगा, एक छोटा सा ये रहता है गोल कलर का, गोल मतलब गोल शेप का आप देखोगे, आपको रिंग रहती है, रिंग के अंदर वो घुस जाते हैं, निकल जाते हैं, इस तरह का काम वो करते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्या देखेंगे हम, पश्चिम और पंजाब और उत्तर पश्चिम सिंध के बारे में यहाँ पे क्या बताया है कि हिस्से में इस्लामिक रूल आने से इन बंजारों ने जनजाति व्यवस्था को खारिज कर दिया था। देखिए अब क्या हुआ था कि आपको इंडिया जो है यहाँ पे क्या हुआ था, ये हमारा अगर इंडिया का मैप अगर हम देखें तो यहाँ पे जो ये पंजाब वाला एरिया है या आपके पश्चिमी सिंध वाला एरिया, यहाँ पे क्या होता, इस्लाम आ रहा था, ठीक है, दिल्ली सल्तनत बना, ये तो सब इधर ही से तो आ रहे थे। क्या था, ये गेटवे था। कोई भी अगर देखिए यहाँ तो समुद्र था, यहाँ भी समुद्र था, यहाँ पे आपके हिमालय थे, तो यहाँ से तो कोई इंडिया में प्रवेश नहीं करता था, गेटवे था ये, ठीक है। तो यहाँ से लोग आते थे, तो यहाँ के जो बंजारे थे तो उन्होंने जाति व्यवस्था को खारिज किया था। क्यों किया था, क्योंकि इस्लाम में कोई यहाँ पे जाति व्यवस्था दिख नहीं रही थी उनको, तो उन्होंने यहाँ पे खारिज किया था। हिंदू धर्म के द्वारा प्रभावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पे स्वीकार नहीं की गई, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा इस्लाम का प्रभाव हो गया था। ये चीज बताई गई है आपके एनसीईआरटी में, ठीक है। नेक्स्ट अब देखेंगे, अब यहाँ पे देखिए बंजारों के बारे में आपकी एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया है पीटर मुंडी के बारे में, है ना, जो इंग्लिश ट्रेडर थे। उन्होंने क्या बताया है कि किस तरह से बंजारे चलते थे। 17वीं सेंचुरी की बात है, अर्ली 17वीं सेंचुरी की। उन्होंने बोला कि इन द मॉर्निंग वी मेट ए टंडास। टंडास क्या था, जो कारवा था, टंडास ऑफ अर्ली मॉर्निंग। जब वो उन्होंने क्या देखा कि टंडास ऑफ बंजारा का एक कारवा चल रहा था जिसमें बहुत सारे ऑक्सन थे, है ना, और किस तरह से इस पूरे में बताया गया कि किस तरह से वो सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, है ना, कैसे उनका कारवां चल रहा है, उसके बारे में पीटर मुंडी ने बताया था, जो कि इंग्लिश ट्रेडर थे। अर्ली 17वीं सेंचुरी की बात है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, जाति पर विचार विमर्श, डिस्कशन ऑन कास्ट। अब यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी बताती है तिरुचिरापल्ली तुलाका वर्तमान तमिलनाडु में उय्यारकोड उदियार से प्राप्त 12वीं सदी में एक शिलालेख में ब्राह्मण की एक सभा, अध्याय 2 में आपको मिलेगी, विचार विमर्श का वर्णन है। उन्होंने रथकार, यानी यहाँ पे जो आपको बताया गया है, यहाँ पे जो आपको बताया गया है तिरुचिरापल्ली तुगला तालुका, है ना, तिरुचिरापल्ली तालुका वर्तमान तमिलनाडु का के बारे में बताई गई है। उरियारकोड उद्यार के बारे में यहाँ पे जो बताई गई है, इसमें बेसिकली बताया गया है रथकारों के बारे में। जो चैरिएटर्स होते थे ना, जो रथकार होते थे, शब्द के रूप में रथकार का मतलब होता है जो कि रथ का निर्माण करते हैं। चैरिएटर्स के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। जाने जाने वाले समूह की स्थिति पर विचार विमर्श किया गया है। उन्होंने अपने व्यवसायों को निर्धारित किया है, जिसमें वास्तुकला, गाड़ियों और रथों का निर्माण, मूर्ति के साथ मंदिरों के लिए प्रवेश द्वार बनाना, बलिदान करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लकड़ियों के उपकरण तैयार करना, मंडपों का निर्माण करना, राजों के लिए गहने बनाने का शामिल है। यानी यहाँ पे डिस्कशन जो हुआ है जाति पर विचार विमर्श, ये इस तरह का एक वर्णन आपके एनसीईआरटी बता रही है। एग्जाम्पल कहाँ का लिया गया है, तिरुचिरापल्ली तालुका के बारे में, ठीक है, जो कि उय्यारकोड उद्यार में है, ठीक है। डिफिकल्ट वर्ड है, ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट है आपको देखना है इमर्जेंस ऑफ स्टेट इन ए क्लोज रिलेटेड टू सोशल चेंजेस अमंग द ट्राइबल पीपल। यानी आपको आप देखेंगे कि किस तरह से आपको विकसित होता हुआ दो ऐसी कम्युनिटी के बारे में आपकी एनसीईआरटी जिक्र करती है
जो कि ट्राइबल कम्युनिटी थी, जो कि जनजाति थी, जो कि एक नया किंगडम को स्टैब्लिश करती है। उसमें सबसे पहला क्लोज लुक हम देंगे गोंड्स। गोंड्स कहाँ थी? आपको सेंट्रल इंडिया में देखने को मिलेगी गोंड्स जनजाति। गोंडवाना नाम की एक जगह है, वहां पर ये लोग फले फूले थे। उनके बारे में किस तरह से ये बड़े साम्राज्य के रूप में विकसित हुए, कैसे इन्होंने लड़ाई लड़ी, है ना, इन सब चीजों के बारे में एक क्लोज लुक आपकी दी हुई है। तो गोंड लोग एक विशाल वन क्षेत्र में रहते थे। गोंड लोग कहाँ रहते थे? एक विशाल वन क्षेत्र में। अभी भी आप अगर एरिया वाइज आप देखोगे, जो आपका मध्य प्रदेश है सेंट्रल इंडिया में, एरिया वाइज यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। और हम क्या रिलेट करते हैं, जो ट्राइबल लोग हैं मोस्टली आपको फॉरेस्ट एरिया में देखने को मिलेंगे। तो ये जो मध्य प्रदेश का और ये छत्तीसगढ़ का जो एरिया है उसको हम बोलते हैं गोंडवाना, जहाँ पे गोंड जनजाति पाई जाती थी, है ना। गोंड लोग एक विशाल वन क्षेत्र में रहते थे जिसको हम गोंडवाना कहा जाता है। गोंडों द्वारा बसा हुआ देश। गोंडवाना का मतलब क्या होता है? गोंडों द्वारा बसा हुआ देश। याद कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पूछा जा सकता है गोंडवाना का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोंडवाना। ठीक है। दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब इनके बारे में क्या बताया जाए कि ये जो गोंड लोग थे वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, है ना। स्थानांतरित खेती जिसको हम बोलते हैं वो करते थे, है ना। ये सब ये आपको फीचर्स हैं, आपको ध्यान रखना है कि गोंडवाना लोग कहाँ रहते थे? एक विशाल वन क्षेत्र में रहते थे जिसको हम गोंडवाना कहते हैं। गोंडवाना का मतलब है गोंडों द्वारा बसा हुआ देश, जो कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। बड़ी गोंडवाना जनजाति आगे कई छोटी कुलों में विभाजित की गई थी। एक द लार्ज गोंड ट्राइब और फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉल क्लेन। यानी देखिए ये पूरा गोंडवाना है ना। अब छोटे छोटे क्लेन में भी डिवाइडेड थी। छोटे छोटे क्लेन यानी छोटी छोटी किस्में आपकी जो क्या कहते हैं कुल होती है उसमें भी डिवाइडेड थी। ठीक है। प्रत्येक कुल का अपना राजा होता था। जैसे यह हो गया पूरे का एक राजा है, ठीक है, ये पूरे का एक ये राजा है और हर कुल में भी एक राजा मिलेगा, है ना। छोटा छोटा जैसे आप सिंपली ये देखिए कि ये पूरा भारत देश है, ठीक है। भारत देश में एक प्रधानमंत्री है, पूरे देश के राजा है और हर राज्य में आपको मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे। सिंपली यही कॉन्सेप्ट था। इस तरह गोंडवाना के बारे में बताया जा रहा है। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की शक्ति कम हो रही थी, कुछ बड़े गोंड सम्राट छोटे गोंड सरदारों पर हावी हो रहे थे। अब क्या है कि जो बड़े थे, अब इसमें भी क्या हो गया, कोई बहुत बड़ा था तो क्या हो रहे थे, छोटे पर हावी होके इसके साथ लड़ाई लड़ी, इसको अपने साथ मिला लिया, फिर इसके साथ लड़ाई लड़ी, इसके साथ अपने, इस तरह से क्या हुआ, आपको एक बड़ा साम्राज्य देखने को मिलेगा। जो शक्तिशाली थे, जो कमजोर लोगों को हमला करके उसको अपने साथ मिलाते जा रहे थे। यहाँ पे दिल्ली सल्तनत कमजोर हो रही थी। उस टाइम की बात है जब कुछ बड़े गोंड सम्राट छोटे गोंड राजाओं पर हावी होते थे। इस तरह से काम हो रहा था। ठीक है। तो गोंडवाना यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि गोंडवाना एक एरिया था जहाँ पे छोटे छोटे राज्यों में यानी क्लेन में डिवाइडेड था। हर क्लेन का एक अपना राजा था जो कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, स्थानांतरित खेती करते थे ये। ठीक है। चलिए, ये हमने कुछ फीचर्स देखे जो कि किसके है, गोंड जनजाति की थी, गोंडवाना लैंड में रहते थे। ठीक है। अब यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात हम करें, आपने एवीएस में देखा होगा, झूम फार्मिंग की हम बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये लोग भी क्या करते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। यहाँ पे क्या करते थे, पेड़ों को क्या करता, पेड़ों और जो झाड़ियां होती थी उसको क्या किया जाता था, काट दिया जाता था, है ना। उसको पहले काट दिया जाता था और जड़ से नहीं उखाड़ा जाता है, काट दिया जाता है। काटने के बाद क्या करते हैं, उसको जला देते हैं। जो राख होती है, जो ऐश होती है, वो क्या करती है, जो जमीन होती है उसको फर्टाइल बना देती है, उसको उपजाऊ बना देती है। फिर उस पर खेती की जाती है। कुछ समय बाद जब उसका फर्टिलिटी खत्म हो जाती है ना, सॉइल की, तो वो दूसरे लैंड के तरफ मूव कर जाते हैं, दूसरे एरिया में मूव करते हैं। इसी को हम बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्थानांतरित खेती। ठीक है। ये बहुत इजी है, समझ में आ गई होगी आपको। चलिए, अब हम गोंडवाना का एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो सिस्टम ऑफ दिस किंगडम वाज बिकम सेंट्रलाइज। मैंने आपको बताया ना, सेंट्रलाइज था, यानी एक जो था राजा बैठ के सेंटर में सभी को क्या कर रहा था, देख रहा था। सेंट्रलाइज सिस्टम था। ठीक है ना, सेंट्रलाइज सिस्टम था। उसके बाद क्या है, इन राज्यों में प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत होती जा रही थी। राज्यों को गढ़ों में भी अब राज्य जो थे, है ना, राज्य किसमें थे, गढ़ में विभाजित थे, है ना। तो यहाँ पे राज्य जो है वो गढ़ों में विभाजित किया गया था। द किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू स्ट्रॉन्ग होल्डर। प्रत्येक गढ़ पर एक विशेष गोंड वंश नियंत्रण करता था, है ना। तो ये था
ये मान लीजिए तो इसमें छोटे छोटे गढ़ थे, है ना, और हर गढ़ में क्या था, एक गोंड वंश क्या था, नियंत्रण करके रखा था। इसके आगे 84 गांव थे। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक चीज समझिएगा, ये एक गढ़ है, इस तरह बहुत सारे गढ़ हो गए, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, 84 गांव थे, है ना, 84 गांव थे, हर गढ़ में 84 गांव होंगे, है ना। तो यहाँ पे आगे देख, इसे आगे 84 यानी 84 गांव की इकाई में विभाजित था, 84 गांव का इकाई था, ठीक है। सब में ये हो गया गढ़, गढ़ क्या था, 84 गांव में डिवाइडेड था, और ये 84 गांव जो है वो प्रत्येक 12 गांव में डिवाइडेड था, यानी ये 84 गांव फिर 12 में डिवाइडेड था, ये चीज आपको बताई गई है, ठीक है ना। तो आगे 84 गांव की इकाई में विभाजित किया गया, जिन्हें 84 कहा गया। 84 गांव की इकाई को क्या बोला गया, 84 कहा गया, और 84 को 12 बरहोट में विभाजित किया। बरहोट यानी प्रत्येक 84 को फिर 12-12 में डिवाइड किया गया। इस तरह की इनकी एडमिनिस्ट्रेशन थी, शासन व्यवस्था चल रही थी, जो कि सेंट्रलाइज थी, है ना। गढ़ों को 84 गांव में, 84 गांव को 12 गांव में, 12 गांव को बरहोट कहते थे, 84 गांव को 84 कहते थे, ठीक है। ब्राह्मणों ने गोंड राजाओं से भूमि अनुदान में मिला और वे अधिक प्रभावशाली हो गए, है ना। ब्राह्मण रिसीव लार्ज लैंड ग्रांट फ्रॉम द गोंड किंगडम एंड बिकम मोर इन्फ्लुएंसर। गोंड प्रमुख अब राजपूत के रूप में पहचाने जाने की इच्छा रखते थे। गोंड चीफ नाउ विशेष टू रिकॉग्नाइज एज राजपूत। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण को गिफ्ट दिया करते थे बड़े बड़े गोंड वाले, गोंड या बड़े बड़े ट्राइब्स वाले, तो क्या करते थे, और बदले में वो क्या चाहते थे, ब्राह्मण से ये जनजाति जो थी, गोंड जनजाति, वो क्या चाहती थी कि भाई हमको राजपूत जाति का क्या दे दिया जाए, दर्जा दे दिया जाए। यानी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि द गोंड चीफ नाउ विशेष टू रिकॉग्नाइज एज राजपूत। वो चाहते थे कि हमें राजपूत का दर्जा दिया जाए, ठीक है। इसी तरह आपको देखने को मिला, जो मैंने आपको हुन्स के बारे में बताया, चालुक्यास के बताया, चंदेल, ये क्या थे, पहले ट्राइब्स थे, बाद में राजपूत जाति के रूप में उभरे, ठीक है। अब स्टोरी ऑफ गोंड, अब यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी क्या बताती है, स्टोरी ऑफ गोंड्स। गोंड्स की एक स्टोरी के बारे में जिक्र है कि किस तरह से गोंड्स जो है वो अकबर की सेना से या लड़ते हैं, और इसका जिक्र हमें कहाँ से मिलता है, अकॉर्डिंग टू अकबरनामा। अकबरनामा किसने लिखा था, अबुल फजल ने, मैंने पहले भी बताया है। तो अकबरनामा से हमें क्या मिलता है, अकबरनामा क्या थी, वॉल्यूम थी, 3 वॉल्यूम थी, है ना। उसमें आइने अकबरी थी, है ना, उसमें 3 वॉल्यूम थी, अलग अलग पार्ट में अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं। तो अकबरनामा से हमें क्या पता चलता है, गोंड की एक स्टोरी मिली है, उसमें क्या है, गढ़ कटंगा एक गोंड राजा, है ना, एक गढ़ कटंगा था, गढ़ था, हमने क्या बताया था कि बहुत सारे गढ़ थे, है ना, गोंडवाना में बहुत सारे गढ़ थे। इस गढ़ को 84 में डिवाइड किया गया था, 84 को फिर 12 में डिवाइड किया गया था। तो ये जो गढ़ था जिसका नाम था कटंगा, है ना, कटंगा, उसका गोंड राजा था जिसका नाम था अमन दास। कहानी है, स्टोरी है, ध्यान से सुनिएगा। एक गढ़ था, है ना, गोंडवाना का एक गढ़ था जिसका नाम था कटंगा। कटंगा मतलब उस राज्य का नाम होगा कटंगा। उस राज्य का राजा कौन था, अमन दास। उसको किसकी उपाधि प्राप्त थी, संग्राम शाह की। अमन दास को ही हम संग्राम शाह के नाम से जानते हैं, उनको उस उपाधि धारण की थी। अमन दास ने किसकी उपाधि धारण की थी, संग्राम शाह की उपाधि धारण की थी। अमन दास कहाँ का राजा था, गढ़ जो था कटंगा, वहां का राजा था। ये जिक्र हमें कहाँ मिला है, अकबरनामा में मिला है। अकबरनामा किसने लिखा, अबुल फजल ने लिखा, है ना। इस तरह से आपको चीजों को कनेक्ट करना है, ठीक है। अब ये जो अमन दास था जिसने संग्राम शाह की उपाधि धारण की थी, उसका एक बेटा था जिसका नाम था दलपत। क्या नाम था, दलपत नाम का बेटा था, ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सलबहन की बेटी राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। अब देखिए, ये हो गया, आपको क्या देखना है कि ये हो गया आपका गढ़ कटंगा, और यहाँ पर आपको महोबा उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। महोबा ये क्या था, ये कौन सा राजपूत था, चंदेल राजपूत लोग थे। तो इनकी, ये चंदेल राजपूतों का था एरिया, और ये था गढ़ कटंगा। अब इसका जो राजा था, इसके बेटे की शादी और इस राजा की बेटी की शादी हुई,
और ये जो राजा था चंदेल राजा, जिसका नाम था सलबहन, उनकी बेटी का नाम था दुर्गावती। उसकी शादी किससे हो गई? अमन दास के बेटे दलपत से हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक रिलेशन स्टैब्लिश हुआ। हालांकि दलपत की मृत्यु जल्दी हो गई। जो ये ट्राइब्स थी, है ना, गोंड ट्राइब्स थी जो गढ़कटंगा में रहती थी, अमन दास का बेटा जो दलपत था वो उसकी मृत्यु जल्दी हो जाती है। तो क्या होता है ना कि ये तो थी राजपूत राजकुमारी, तो भाई इसको तो, इसका तो राजपूत है तो इसके में कौशल तो होगा ही बहुत अच्छा, बहुत सारी इसके में मतलब ये दृढ़ निश्चय वाली होगी। ठीक है ना। तो रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उन्होंने अपने 5 वर्षीय बेटे वीर नारायण, याद रखिएगा बेटे का नाम क्या था, वीर नारायण, की ओर से शासन करना शुरू किया और उनके अधीन राज्य और व्यापार और उनके अधीन राज्य और भी व्यापार व्यापक हो गया। यानी अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो अमनदास था उसका बेटा जो था दलपत, जो कि ट्राइब्स थी गढ़कटंगा की, गोंड जनजाति से ये लोग बिलोंग कर रहे थे, तो वो मर गया, जल्दी मृत्यु हो गई। तो दुर्गावती राज करने लगी अपने बेटे के साथ और बहुत ज़्यादा उन्होंने विकसित किया अपने पूरे राज को। अब 1565 में क्या होता, आसफ खान के नेतृत्व में मुगल सेना ने गढ़कटंगा पर हमला कर दिया। अब 1565 की बात है, मुगल सेना के असफ खान, याद रखिएगा नाम असफ खान, जो मुगल सेना को नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने किस पर हमला कर दिया, गढ़कटंगा पर, जो कि गोंड जनजाति का एक एरिया था, जिसमें कौन राज कर रही थी, दुर्गावती, जो कि दलपत की वाइफ थी और बहू किसकी थी, अमनदास की थी, है ना। और कौन सी राजकुमारी थी ये चंदेल राजकुमारी थी, चंदेल राजा सहलमन की बेटी, ठीक है, ने कड़ा प्रतिरोध किया। इन्होंने पूरा मतलब डट के सामना किया मुगल सेना का। भाई मुगल सेना है तो विशाल तो होगी ही, है ना। तो हार गई, लेकिन वो क्या हुई, हार गई और आत्मसमर्पण के बजाय उन्होंने क्या किया, सिलेंडर नहीं किया, उन्होंने मरना पसंद किया और उनके बेटे भी जल्द ही लड़ाई में मृत्यु को प्राप्त हो गए। ठीक है ना। तो इस तरह से एक स्टोरी आपकी एनसीईआरटी बताती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आउटकम क्या हुआ। गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था, है ना। गढ़कटंगा वाज ए प्रॉस्परस स्टेट। इसके जंगली हाथियों को फंसाकर और दूसरे राज्यों में निर्यात करके बहुत धन कमाया। अब क्या था कि मुगल ने हमला क्यों किया था, मुगल ने हमला इसलिए किया था क्योंकि वो बहुत समृद्ध था, वहां पे बहुत सारे हाथी थे, वह हाथी का काम तो आयात निर्यात में होता है, लड़ाइयों में होता है, तो इसलिए क्या किया था, मुगलों ने हमला किया था। जब मुगलों ने घोड़ों को हराया तो उन्होंने कीमती सिक्के और हाथियों को एक बड़ा हिस्सा लूट लिया। उन्होंने राज्य का एक हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि कुछ हिस्सा उन्होंने वीर नारायण के चाचा चंद्र शाह, है ना, चंद्र शाह को दे दिया। ठीक है, यहाँ पे जिक्र किया गया। गढ़कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज कुछ समय तक जीवित रहे, हालांकि वो बहुत कमजोर हो गए और बाद में मजबूत बुंदेल और मराठों के खिलाफ असफल संघर्ष किया। ठीक है, तो ये चीज गढ़कटंगा के बारे में बताई गई है। आपकी एनसीईआरटी से इससे क्वेश्चन पूछा गया है ना, आपके सीटेट में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अहोम एक अलग जनजाति थी जो कि एक बड़ा किंगडम स्टैब्लिश करती है। अहोम लोग थे कौन? अहोम 13वीं शती या शताब्दी की बात है, वर्तमान म्यांमार से ब्रह्मपुत्र घाटी में चले गए थे। यानी कहाँ से आए थे? म्यांमार से अहोम आए थे। कहाँ बस गए थे? आपका जो आसाम वाला एरिया है वहां पे ब्रह्मपुत्र घाटी पे आके ये बस गए थे। क्रिएट ए न्यू स्टेट, उन्होंने एक नया स्टेट बनाया। उन्होंने छुटिया, है ना, 1523 और कोच हाजो 1581 के राज्य पर कब्जा कर लिया और कई अन्य जनजातियों को भी अपने अधीन कर लिया। ठीक है, अहोम ने एक बड़े राज्य बनाया। इसके लिए उन्होंने 1530 के दशक में अग्नि यानी फायर आर्म्स का प्रयोग किया, है ना। यानी अहोम क्यों विकसित हुए इतने? अहोम ने हर छोटे छोटे जनजाति पर अपना कब्जा किया, लड़ा, है ना, उनको अपने में शामिल किया क्योंकि उनको फायर आर्म्स का इस्तेमाल करना आता था, है ना। वो बारूद और तोपों का इस्तेमाल करना जानते थे। यानी 1660 के दशक की बात है, उनको क्या पता था, उनको उच्च गुणवत्ता वाले बारूद और तोपों भी बनाए, जिसके कारण वो क्या हुए, बहुत आगे बढ़ रहे थे। और ये चीज क्या हुआ, जो उस समय शासन कर रहे थे, है ना, उनको ये खल नहीं रही थी। भाई ये बढ़ रहे थे, जो अहोम थे ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे। तो बाय द 1660 they could also produce high quality of gunpowder and cannon।
ये प्रोड्यूस करना जानते थे, है ना। इनको फायर आर्म्स का यूज किया जिसके कारण ये बहुत बड़े क्या हुए, विकसित होने लगे। और इन्होंने किसको कब्जा किया, छोटे जनजाति थी छूटिया 1923 में, और कोच हजारों पर इन्होंने कब्जा किया था। अब परिणाम स्वरूप हुआ क्या, जब कोई आगे बढ़ता है तो दूसरा उसको क्या करता है, आके क्या करता है, उसको दबाने की कोशिश करता है। यहाँ भी वही हुआ, जैसे गढ़कटंगा के साथ हुआ वैसे यहाँ पर भी इनके साथ भी होगा। हालांकि अहोम को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमण का सामना करना पड़ा। दक्षिण पश्चिम से मुगलों ने आक्रमण किया। 1662 में मीर जुमला, याद रखिएगा नाम, मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम साम्राज्य पर हमला किया। अपनी बहादुरी पूर्ण रक्षा के बावजूद अहोम हार गए। अब देखिए मुगल हैं बहुत शक्तिशाली थे, तो अहोम जो थे एक बड़ा किंगडम तो स्टैब्लिश कर लिया था उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन मुगल जो थे वो बहुत शक्तिशाली थे, तो उन्होंने हमला किया। हालांकि ये बहुत लड़े लेकिन वहां पे उनकी पराजय हुई, ठीक है। लेकिन इन क्षेत्रों पर मुगलों का सीधा नियंत्रण लंबे समय तक नहीं चला। अहोम का एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो डिपेंडेंट अपॉन द फोर्स लेबर, ये फोर्स लेबर पर क्या करते थे, डिपेंडेंट थे, मजदूर श्रम पर निर्भर करते थे, है ना। और फोर्स का नाम क्या था, पाइक, याद रखिएगा। जो पाइक क्या थी, उनके फोर्स, उनके मजदूर श्रम का नाम था किसके, अहोम का, ठीक है। प्रत्येक गांव को बारी बारी से कई पैक भेजे जाते थे हर गांव पे, है ना। बाय द फर्स्ट ऑफ द 17th सेंचुरी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन बिकम क्वाइट सेंट्रलाइज। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि फर्स्ट हाफ जो है 17th सेंचुरी का, आपको जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन था वो क्या था, सेंट्रलाइज था, है ना, केंद्रित था। ये चीज आपको बताई जा रही है। अब आगे हम देखेंगे पीपल वर्क इन अहोम। अहोम के लोग करते क्या थे, ये मिलिट्री सर्विस करते थे, सैन्य सेवा करते थे, इरिगेशन करते थे, सिंचाई करते थे, पब्लिक वर्क करते थे, लोक निर्माण करते थे, और इंट्रोड्यूस द न्यू मेथड ऑफ राइस कल्टीवेशन, यानी चावल की खेती के नए तरीके से परिचित कराया। कौन, ये अहोम लोग। ये अहोम किंगडम जो स्टैब्लिश हुआ जनजातियों का, इनका काम के बारे में देख लीजिएगा, सैन्य सेवा, सिंचाई, लोक निर्माण और चावल की खेती के नए तरीकों को इन्होंने बताया, इंट्रोड्यूस कराया। उसके बाद हम पढ़ेंगे सोसाइटी के बारे में। क्लेन बेस्ड कॉल खेल, यानी क्लेन जो थी बेस्ड ऑन खेल कहा गया। वेरी फ्यू आर्टिशन सो दे केम फ्रॉम नियर बाय द किंगडम। दे प्रमोट संस्कृत हिस्टोरिकल वर्क, थ्रेड्स एंड पोएट्री। कबीले के आधार पर खेल कहते थे, यानी कबीले को क्या कहा जाता था, खेल कहा जाता था। बहुत कम कारीगर थे इनके पास, इसलिए वे पास के राज्य से आए थे। वे संस्कृत, ऐतिहासिककार और रंगमंच कविता को बढ़ावा देते थे। किसके बारे में हम बोल रहे हैं, ये अहोम जो जनजाति थी उनके समाज के बाद। अब वो रिलीजन कौन से रिलीजन को फॉलो करते थे, जो ट्रेडिशनल रिलीजन है। ट्रेडिशनल रिलीजन कौन है, हिंदुज्म, यानी वो हिंदू रिलीजन को फॉलो करते थे। यानी यहाँ पे बोला जा रहा है कि 17वीं शताब्दी के पहले भाग में हालांकि ब्राह्मणों का प्रभाव बढ़ गया था, मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा द्वारा भूमि प्रदान दी गई थी, में हिंदू धर्म प्रमुख धर्म बन गया था, है ना। मंदिरों का प्रभाव बढ़ने से, ब्राह्मणों का प्रभाव बढ़ने से हिंदू धर्म क्या बन गया था, प्रमुख धर्म बन गया था। यानी अहोम लोग जो थे वो किसको फॉलो करते थे, हिंदुज्म को फॉलो करते थे। सिपसिंग नाम का एक राजा था, 1714 से 1744 में आपको देखने को मिलेगा कि शासन काल में आपको हिंदू धर्म बहुत तेजी से बढ़ा उस एरिया में, है ना। लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक मान्यता को वो पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। यानी क्या थे, ये तो कौन से थे, ट्राइब्स थे, तो हिंदू धर्म को तो अपना लिया था, लेकिन जो उनकी पारंपरिक संस्कृति थी, ट्रेडिशन था, उसको उन्होंने पूरी तरीके से छोड़ा नहीं था। बट द अहोम किंग डिड नॉट कंप्लीटली अबैंडन देयर ट्रेडिशनल बिलीव आफ्टर द अडॉप्टिंग हिंदुज्म, ये बताया गया है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि किस राजा के शासनकाल में अहोम किंगडम बहुत फला फूला, तो सिपसिंग के टाइम में, और उन्होंने हिंदुज्म को बहुत बढ़ाया लेकिन अपने ट्रेडिशन को नहीं छोड़ा। ये थी पूरी स्टोरी इस पूरे चैप्टर में, किस तरह से एक ट्राइब जो है आप उभर के आते हैं और एक नया किंगडम स्टैब्लिश करते हैं, किस तरह से समाज में परिवर्तन आता है, किस तरह से आपने देखा कि ट्राइब्स जो है वो राजपूत क्लेन में, छोटे छोटे क्लेन में क्या होते हैं,
कन्वर्ट होते हैं, जाति आधारित समाज में शामिल होते हैं, किस तरह से ब्राह्मण उनको चेंज करते हैं, ब्राह्मण का काम था उनको एक जाति देना, इन सब चीज़ों को पूरे चैप्टर में हमने पढ़ा। इसके बाद हम इसका एमसीक्यू का सेशन करेंगे, पूरे चैप्टर का आपको रिविजन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो आएगा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहाँ पे हम फिलॉसफी पढ़ेंगे, है ना, हिस्ट्री के साथ फिलॉसफी पढ़ेंगे। फिलॉसफी में हम देखेंगे किस तरह से कबीर आए, किस तरह से गुरु नानक आए, है ना, किस तरह से आपको मीराबाई आई, कैसे आपके भक्ति मूवमेंट हुए, सूफी मूवमेंट हुए। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बने रहिएगा इस पूरे लेक्चर में, पूरी सीरीज में। जितना हो सकता है मैं हेल्प करूंगी आपका, है ना। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।